हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। तो आज आपको स्टूडियो में कुछ नया दिख रहा होगा कि डिजिटल बोर्ड हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है। काफ़ी लोग आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि सर ने नया डिजिटल बोर्ड ले लिया। बट मैं आपको बता दूं कि ये हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है। फ्यूचर में हम भी इसको अपने स्टूडियो में लगवाएंगे। फिलहाल हम आए हुए हैं, हमारे एक मित्र हैं जो कि सर हैं, उनका एक नया डिजिटल बोर्ड उन्होंने लिया है। उनकी जो कि 11th क्लास 12th क्लास साथ में जो एकेडमिक क्लास है उन सभी क्लास को वो पढ़ाते हैं। तो उन्होंने अपना नया स्टूडियो स्टार्ट किया है, तो उन्हीं के स्टूडियो में हम फिलहाल यहाँ पे हैं। तो सर ने मुझे बुलाया, तो सर यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया कहूँगा कि मुझे मौका मिला यहाँ डिजिटल बोर्ड पे पहली बार अपना हाथ साफ करने का। उसके बाद तो अपना जो स्टार्ट लगवाएंगे तो भाई देखेंगे। तो फिलहाल देखिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो कि डेमो के तौर पे बस मैं आज स्टूडियो में इसलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ इस पे समझ सकूं कि कैसे इस पे काम किया जाता है, कैसे इस पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस क्या होता है। और बाकी जो सर लोग हैं हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, उन सर लोग को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे मतलब इस पे काम करना है। तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भी थोड़ा सा जो भी अगर गलतियां हो तो उसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो डेमो मैंने साफ लिखा है कि 5 क्वेश्चंस है हमारे पास इस वीडियो में। 5 में से आप कितना कर सकते हैं, सबसे पहले तो करना आपको ये है कि क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखूंगा और उसके बाद आपको आंसर नीचे कमेंट करते चलना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो कर दीजिए आप लोग लाइक, क्योंकि आज हमने डिजिटल बोर्ड आपके सामने रखा है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये है, क्वेश्चंस जो कि आपको दिख रहा होगा कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास जो कि आप इसको गेस करने की कोशिश करिए कि अकबर ने जजिया कर के बारे में आपको बहुत बार बताया गया कि जजिया कर क्या होता है। गैर मुसलमानों पर एक्चुअली ये लगाया जाता था, एक कर था। तो अकबर ने इसको कब समाप्त किया था, तो इसका राइट आंसर आप गेस करिए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए, सबसे पहले डिजिटल बोर्ड का सबसे खास बात ये होता है कि इसमें हम लोग अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं। पहले हमारी जो वीडियो आप देखते थे उसमें भी क्या होता था, एक्सप्लेन तो करते थे लेकिन उतना अच्छे से हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे आप लोगों के साथ। लेकिन हम कोशिश इसमें ये होता है कि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी बनता रहता है, तो पीडीएफ भी आप लोगों को इंस्टेंट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जो पहले मैं पढ़ाता था उसमें क्या होता है कि पीडीएफ को अलग से अरेंज करना पड़ता था, उसको अलग से टाइम देना पड़ता, जिस वजह से मैं पीडीएफ लेट कर देता हूँ देने में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक साथ आप पढ़ाते चलोगे, पीडीएफ सेव होता चलेगा, बाद में आप टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही आंसर आप गेस करिए यहाँ पे क्या होगा। तो अगर आपने राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है कि अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था, तीर्थ कर को 1563 में समाप्त किया था। ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखें। अब रही बात इसके एक्सप्लेनेशन की, तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। देखिए, अकबर से जुड़े हुए मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जजिया कर को जो स्टार्ट किया गया था, तो स्टार्ट किया था मीर कासिम ने, जो कि लगाया था। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी, एक एक करके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज यहाँ पे लिखा क्या गया है, इसमें मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और पेन का कलर चलो ग्रीन रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है, धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो जजिया कर था वो एक गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुस्लिम जनता से ये वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है मोहम्मद बिन कासिम, यही मैंने आपको स्टार्ट किया था। लेकिन यहां से भी दो चीजें मिल जाती है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था उस वक्त ब्राह्मणों को इससे दूर रखा था, मतलब जो गैर मुस्लिम ब्राह्मण होते थे उन पर यह कर नहीं लगता था। आगे आप पढ़ेंगे तो कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है, यानी सबसे पहला जो इंट्रोड्यूस किया था जो ये क्या है, जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने। तो यहां से एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब इसके बाद आगे के पॉइंट्स में देखेंगे तो जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक पूछे तो वहां पे क्या टिक करेंगे, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो था, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इसने। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब जजिया कर को लगाया था तो ब्राह्मणों को इससे दूर रखा था, ब्राह्मण पर यह कर नहीं लगता था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब आया, सॉरी फिरोज शाह तुगलक जब आया तो इसने ब्राह्मणों को भी इसमें इंक्लूड किया कि ब्राह्मणों पर भी ये कर लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो यहां से एक चीज आपका क्लियर हो गया। अब चलिए इसके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और यहां से भी आपको जो कि देखने को मिलेगा इससे जुड़ी हुई और चीजें। अब यहाँ पे देखिए और क्या है,
तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है, इसे मुस्लिम, अच्छा ये वही पेज है तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं, आपका ये पेज रिपीट हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है, इसके बाद लोधी वंश के शासक, आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा ये पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया ना, चलो कोई नहीं, ब्लर है तो ये थोड़ा एडिटिंग का प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग थोड़ा सा सुधार करेंगे बाद में, बस आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। इसके बाद लोधी वंश के शासक थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने जजिया कर को लगाया था, यानी कि सबसे पहले मीर कासिम ने लगाया, मीर कासिम के बाद सुल्तान जो आया था, किसको देखे थे, फिरोज शाह तुगलक, उसने लगाया। उसके बाद सिकंदर लोधी ने लगाया। जजिया कर को समाप्त करने वाला जो पहला शासक बना कौन था, वो अकबर था। यही हमने क्वेश्चंस में आपका पूछा था, किसने था, अकबर ने 1500 कितना 1564 में जो कि समाप्त किया था, ये पॉइंट याद रखना, राइट। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, 1575 में इसे पुनः लगा दिया था, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1564 में इसको समाप्त करके 1575 में पुनः इसको लगाया, और इसके बाद 1579-80 ईस्वी में पुनः इसको समाप्त कर दिया। औरंगजेब जब आया तो इसने भी 1679 में फिर से जजिया कर लगाया। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई मान करके आप इसको याद रखिए, क्या है कि शेरशाह के समय में जजिया को एक अलग नाम दिया गया था, इसको नगर कर के रूप में जाना जाता था, नगर कर की संज्ञा दी गई थी। तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली। तो यही तो खास बात होता है डिजिटल पैनल बोर्ड का, कि जो हम लोग आपको बारीकी से हर चीज को समझा सकते हैं, और मतलब मजा भी आता है कि चलो हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, सामने दिखता रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि छोटा छोटा चीज को छोड़ देते हैं हम लोग कि चलो छोड़ो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसको गेस करिए क्या होना चाहिए। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिश करिए राइट आंसर गेस करते चलिए, नीचे कमेंट करते चलिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सिख गुरुओं में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखिए, क्वेश्चंस को मैंने अरेंज बिल्कुल आपके एग्जाम्स के पैटर्न पे किया, तो इसको थोड़ी हटाते हैं, आंसर नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सिख जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी, सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने थे। इसको समझने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है, सिखों के जैसे स्टार्टिंग के आप रामदास और गुरु यहाँ पे अर्जुन दास में ही समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए अर्जुन जो कौन थे, महाभारत में अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे, ठीक है, 5 पांडव, यानी 5 यहाँ पे जा रहा है, सिखों के ये 5वें गुरु थे, क्लियर। और यहाँ पे जो राम आप देख रहे हैं, राम रामायण में 4 भाइयों में से एक थे, तो यानी राम ये चौथे गुरु थे। अब क्वेश्चंस को समझिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, तो बात तो सही कह रहा है, ये चौथे गुरु ये 5वें गुरु, यानी पहला आपका जो कि पॉइंट्स बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, गुरु अंगद, जिनको हम लोग बचपन में इनको लहना के नाम से भी जाना जाता था, गुरु अंगद, अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि, गुरुमुखी लिपि जो कि दी थी, प्रदान की थी, ये बिल्कुल सही है। सिखों के ये दूसरे गुरु माने जाते हैं, गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु थे, और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस पूछा जा रहा था कि उपरोक्त कथन में से कौन सही है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, आपने यहाँ पे 1 नंबर ले लिया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन 3 आपके सामने ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जो कि सही नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सही नहीं है जब आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की जो चांसेस होती है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान नहीं जाता और ज्यादातर क्वेश्चन लोग गलती करके आते हैं, क्योंकि खुद मैंने बीपीएससी में क्वेश्चन गलती किया था इसी की वजह से, तो ये बताना फर्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए नहीं बता रहा, तो सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जितनी भी चीजें जानते हैं एक बार माइंड में रिकॉल करिए, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह ओजोन परत के रिक्तीकरण से संबंधित है। क्या ये सही है? तो जैसे ही ओजोन परत में जो छिद्र के बारे में पता चला था, अंटार्कटिका में जो छिद्र है, तो उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैठाया गया, तो ओजोन परत से ही संबंधित है, बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यह 1992 के बाद अस्तित्व में आया। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि 1987 में जो कि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, 89 में जाकर के ये अस्तित्व में मतलब आ गया था, तो ये 92 से कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है, ये पॉइंट आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर टिक करना था, सही नहीं है, तो बी मार करके निकल सकते हैं। अगर ऑप्शंस एक से अधिक होता या फिर इनमें से कोई नहीं होता तो बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए आगे के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस संधि को 197 देशों के द्वारा समर्थन दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी पहली बैठक
1989 में, देखिए 1989 में जब बैठक हुई हेलेंस्की में, तो उसी वक्त ये जो कि हस्ताक्षर करने के बाद 87 में हस्ताक्षर हुआ और लागू कर दिया गया आपका 89 में। तो ये 92 यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो अब चलिए इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और वहां से हम कुछ चीजें देखे जान लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नहीं मतलब एक्सप्लेनेशन कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987, और ये 16 सितंबर का डेट आपको याद है क्या होता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये हस्ताक्षर हुआ था 1987 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, राइट। और तब जाकर के 1 जनवरी 1989 को यह प्रभावी हो गया। क्वेश्चंस ऊपर में जो आपने देखा था यही चीज लिखा गया था 1992 में अस्तित्व में आया, तो यही तो गलत था। यहाँ पे क्या है 1989 में जाकर के अस्तित्व में आया था। पहली बैठक जो मई 1989 में हुई थी उसी के साथ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपने पेपर में देखा होगा, डबसन इकाई में मापी जाती है। किसमें? डबसन इकाई में मापी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा और क्वेश्चंस का लेवल भी काफी अच्छा है, तो एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 5 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखा है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चंस ये आपका एसआई मेंस में क्वेश्चंस आया हुआ था और काफी लोगों को कंफ्यूजन था, तो ध्यान से करिए। कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पूर्णतः प्रशासनिक। और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को भी, जब 1813 और 1823, यही दो तो आपका कंफ्यूजन पॉइंट है, दोनों में से कोई एक राइट आंसर आपने टिक किया होगा। ठीक है, जब 1813 की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि चाय और चीन को छोड़ करके, चाय और चीन को छोड़ा गया था, बाकी चीजों पर मतलब कि कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। लेकिन जब 1833 की बात आती है, ये जो अधिनियम आता है, तो चाय और चीन दोनों ही पूर्णतः समाप्त करके पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1813 के बारे में एक और चीज आप याद रखिएगा कि शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1892 का अधिनियम भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी वो इंपॉर्टेंट है। और 1935 से आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पर 1935 के अधिनियम पर। और 1935 के अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत 1937 में आपका संघीय न्यायालय जो कि न्यू दिल्ली में बना था। ठीक है, न्यू दिल्ली में बना था, ये चीज ध्यान रखना है। साथ ही साथ 1937 में ही आपका वर्मा को अलग किया गया था, ये भी एक खास पॉइंट बन जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि देख लीजिए, क्वेश्चन साइंस का एक। अब इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? तो पहला पॉइंट हमारा बन जाता है कि लोहा का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या ये सही है या गलत है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बताइए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अब गेस करिए। देखिए पहला जो पॉइंट कह रहा है कि लोहे का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है, क्योंकि 358 डिग्री सेल्सियस आपको कई बार बताया गया कि निकेल का होता है। ठीक है, निकेल जो है, निकेल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लोहे की अगर हम बात करते हैं तो लोहे की याद रखिएगा लगभग 770 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, क्यूरी ताप। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया, पहला को गलत करेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कहेंगे क्या? ऑप्शन जो कि बी हमारा करेक्ट होगा, केवल और केवल 2 बिल्कुल सही है। चलिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है तो उसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है देख सकते हैं, क्या दिया गया कि लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जबकि निकेल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। दोनों चीज याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस बात का प्रयोग, इस्पात, देखिए यहाँ पे इस बात नहीं, ये पीडीएफ हम लोग प्रिंट करने में गलत है, मतलब कि एडिट करने में, तो इस्पात होगा। ठीक है,
स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। तो बस फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और हमारा भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। तो जैसा भी रहा आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मजा आया या नहीं आया। और वीडियो को जो लोग भी लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी जो बोर्ड पे मैं नहीं लिख पाता हूँ, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बोर्ड पे आकर के आपको समझा दूं, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम लोग भी अपने स्टूडियो में एक नया डिजिटल पैनल लगा सके, ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे पढ़ने में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।